अध्याय 66। उस दिन के बाद से तूवू ने ल्यूक nguजिया को फिर कभी नहीं देखा। दवा अभी भी समय पर पहुंचाई गई थी, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। यदि यह पहले होता तो तूवू निश्चित रूप से जश्न मनाने के लिए ढोल और घंटियां बजाता, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति का मतलब था कि वह अच्छी तरह से खाएगी, अच्छी तरह से सोएगी और मोटी हो जाएगी। लेकिन किसी कारण से तूवू को थोड़ा अपरिचित महसूस हुआ। ल्यूक nguजिया जैसा व्यक्ति, दबंग और स्वेच्छाचारी, शायद ही कभी अन्य लोगों की भावनाओं की परवाह करता था। यह आदमी चाहता था कि तूवू को उसके आसपास रहने की आदत हो जाए, इसलिए उसने उसके जीवन में दखल देने की हर संभव कोशिश की। चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह किसी से संदेश देने या उपहार भेजने के लिए कहता। संक्षेप में, वह उसे अपना अस्तित्व नहीं भूलने देता। जब से सी वू लू जिया को जानती थी, यह पहली बार था जब उसने उसे इस तरह बिना कुछ कहे गायब होते देखा था। पिछले कुछ दिनों से वह घर पर केवल पेंटिंग कर रही थी और अंत में वह उसे कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाई। यह नंबर उसके फोन में लंबे समय से सहेजा हुआ था, लेकिन सी वू ने कभी भी उसे एक बार भी कॉल करने की पहल नहीं की थी। उसने कुछ सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी घंटी की आवाज नहीं सुनी। अचानक उसे याद आया कि उसे उस व्यक्ति ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बस इतना जानना अच्छा है, तुम बचकानी बात हो। तूवू ने अपना चेहरा काला कर लिया और फोन एक तरफ फेंक दिया। उसके दिल में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। शायद उसने बहुत सरलता से सोचा, एक चुंबन, इससे क्या साबित हो सकता है, और मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचा कि ल्यूक nguजिया उसे पसंद करता है। अब तो बहुत हो गया। वह व्यक्ति भाग गया। फोन का जवाब नहीं मिला। तूवू का दिल असफलता की भावना से भर गया। उसने अपने होंठ काटे और चित्र बनाने के लिए कलम उठा ली तथा स्वयं को और अधिक न सोचने के लिए मजबूर किया। चित्रकारी करना वह सबसे अधिक पसंद करती है। प्रेरणा पानी की तरह बहती है, कभी भी रुकती नहीं है। आम तौर पर वह जितना अधिक चित्रकारी करती है उतना ही अधिक सहज हो जाती है। लेकिन आज हमेशा से अलग था। कलम पकड़े हुए उसका हाथ भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। शायद वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि ल्यूक ngू परिवार ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। तूवू जिद्दी होने लगा। यह सब क्या था? वह लगातार ड्राइंग में अपना सिर गड़ाए रही। स्ट्रेटेजी ऑफ फैशन सीरीज खत्म होने वाली थी। कॉमिक बुक आधे साल में प्रकाशित होने वाली थी। टीवी रूपांतरण परियोजना भी तैयार थी। बस एक सुखद अंत की कमी थी। तूवू ने पाठकों के साथ इस सप्ताह इसे समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन लू जिया के गायब हो जाने के कारण उसका मूड बहुत अच्छा नहीं था और उसके पास चित्र बनाने के लिए कलम पकड़ने की ताकत नहीं थी। हालांकि वह एक पूरी तस्वीर बनाने में सक्षम थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुरुष चरित्र का चेहरा बिल्कुल लू जिया जैसा लग रहा था। कुछ देर तक पांडुलिपि को घूरते हुए तूवू ने अपनी कलम नीचे रख दी, अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस हद तक ध्यान खो चुकी थी। उसने कोट पहनने का फैसला किया, नीचे गई और हुआन धे कंपनी जाने के लिए एक कार बुलाई। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लू जिया को खोजने के लिए कहाँ जाना है, लेकिन एक व्यक्ति था जो निश्चित रूप से जानता था। जब लू जिंगझो ने सचिव को यह कहते हुए सुना कि सी वो कंपनी में नीचे इंतजार कर रही थी, तो उसे लगा कि वह भ्रम में है। तुम्हारा मतलब झो सी वू है? सचिव ने उसके चेहरे को देखा और उसके इरादे का अनुमान लगाया और जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मिस झो लंबे समय से इंतजार कर रही है। आप अभी मीटिंग में थी, इसलिए मैंने आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि झो सी वू नाम की इस लड़की को कोई बड़ी स्टार नहीं माना जा सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट लू बेहद विनम्र थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। अनुबंध पर स्वयं राष्ट्रपति ल्यूक ने हस्ताक्षर किए थे। कंपनी में सबसे अच्छा व्यवहार किया गया था। यह कहा जा सकता है कि टू वू को वह सब मिला जो वह चाहती थी। यहाँ तक कि ये लिस्ट सितारों को भी उसके समान अधिकार नहीं थे। इसलिए जब सचिव को खबर मिली कि तू वो दरवाजे पर आई है, तो उसने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। लूक तिन्ह चाओ को सिरदर्द हो रहा था, यह चाची यहाँ क्यों आई है? लेकिन अगर उसके पास 100 हिम्मत भी होती तो भी वह दरवाजा बंद करके किसी को भी अंदर न आने देने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए उसे सचिव से लोगों को अंदर बुलाने के लिए कहना पड़ता है। सीयू कार्यालय में चली गई। लू जिंगझो ने छोटी लड़की का पीला चेहरा देखा और बेहद चिंतित महसूस किया। यह कोई रहस्य नहीं था कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। लू जिंगझो को डर था कि सीयू को सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से सचिव से अदरक की चाय बनाने के लिए कहा और फिर सावधानी से पूछा, आप दोनों एक बहस में थे और मुझे मध्यस्थता करने के लिए कहा, है ना? लू जिंगझो ने चुपके से अनुमान लगाया। कुछ दिनों पहले उन्हें खबर मिली थी कि लू वुजिया रोंगचेंग लौट आई थी और पूरे दिन दरवाजा बंद कर दिया था और बाहर जाने से इनकार कर दिया था। अंगरक्षक को यह कहते हुए सुनकर कि जब वह दरवाजे से अंदर आया तो उसका चेहरा बहुत भद्दा था, सभी ने चाहा कि वे दूर भाग जाएं। उन्हें डर था कि किसी भी क्षण उसकी विशाल हत्यारी आभा उन तक फैल जाएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पांचवा मास्टर सिर्फ अपने आप से परेशान था और कुछ नहीं किया। यह वाकई दुनिया में एक अजीब बात थी। किसी को यह समझना चाहिए कि वह उस तरह का व्यक्ति था जो नहीं जानता था कि धैर्य क्या होता है। लू शिंगझो ने सोचा और सोचा कि जो व्यक्ति पांचवें मास्टर को इतना गुस्सा दिला सकता है कि वह एक उंगली भी छूने की हिम्मत नहीं करता, इस दुनिया में शायद सिर्फ सी वू ही है। इसलिए लू शिंगझो ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लोग बहस कर रहे थे? तू वो उलझन में थी। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, ल्यूक तिन्ह चाओ ने सोचा कि वह कहना नहीं चाहती, इसलिए उसे सलाह देनी पड़ी। यह पांचवें मास्टर का स्वभाव है। बहुत ज्यादा मत सोचो, कुछ दिन प्रतीक्षा करो और यह बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जब तुम दोनों बहस कर रहे हो तो मैं हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बाहरी व्यक्ति शांत है, अंदर वाला भ्रमित है। जब से ल्यूक नगुजिया की मुलाकात तुवु से हुई थी, उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार उसके लिए नियम तोड़े थे। कभी-कभी ल्यूक तिन्हचौ को भी अपनी गुजिया के लिए चिंता होती थी। कम ईक्यू से निपटना वाकई मुश्किल था। जाहिर है, वह लड़की को बहुत पसंद करता था, चाहता था कि वह उसे हर दिन कसकर गले लगा सके और उसे कहीं जाने न दे। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कहता? जब प्यार की बात आती है, अगर वह ऐसा नहीं कहता, तो दूसरा पक्ष कैसे समझेगा? दुर्भाग्य से ल्यूक तिन्हचौ को स्वर्ग या पृथ्वी में किसी चीज से डर नहीं था, केवल ल्यूक गुजिया से। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे पीटा जाएगा, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह न जानने का नाटक करे और उन दोनों को एक दूसरे को प्रताड़ित करने दे। यह सोचकर ल्यूक तिन्हचाओ ने फिर से सलाह दी, तू वो चिंता मत करो, पांचवा मास्टर तुमसे नाराज नहीं होगा। तू वो का अस्तित्व कोई रहस्य नहीं था, ल्यूक परिवार के ज्यादातर लोग पहले से ही जानते थे। हाल ही में किसी ने लू शिंगझो से पूछा भी था, क्या ल्यूक ngू परिवार अपनी पत्नी को वापस परिवार से मिलाने की तैयारी कर रहा है? भगवान जाने कि ल्यूक परिवार को ऊपर से नीचे तक कब तक तंग किया गया है। पांचवें मास्टर के 6 रिश्तेदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। सभी को उम्मीद थी कि भविष्य में कोई देवदूत इस महान हत्यारे को ले जाएगा, ताकि उसे अब उन दयनीय लोगों को धमकाने और लात मारने का खाली समय न मिले। बेशक
अगर पांचवें मास्टर की भावी पत्नी पानी की तरह कोमल कोई हो तो यह और भी बेहतर होगा। सीयू ने इनकार किया। मुझे उससे किस बात पर झगड़ा करना है? वह अचानक पागल हो गया। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे पूछने आया हूँ कि क्यों? लू जिंगझो अभी भी उलझन में था कि उसे सीयू को मैडम कहना चाहिए या नहीं। जब उसने यह सुना तो वह हैरान रह गया। पांचवें मास्टर के साथ क्या हुआ उसने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि तुम भी नहीं जानते तो हम बाहरी लोग कैसे जान सकते हैं? सीयू। बाहरी लोगों का क्या मतलब था? अगर उसे सही से याद है तो लू शिंगझो ही वह था जिसका लू वू परिवार के साथ खून का रिश्ता था, है न? तू वो जवाब नहीं सुन सकी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा काटा। उसकी आंखें थोड़ी उलझन में थी। वह और अधिक पूछने में बहुत शर्मीली थी। ल्यूक तिन्हा चाओ की उत्सुक निगाहों के सामने उसने अपना बैग उठाया और बाहर भाग गई। इन दो लोगों को क्या हो गया है? ल्यूक तिन्हा चाओ ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने का फैसला करते हुए सोच में डूबकर अपनी ठुड्डी को टिकाया। नवविवाहिता बहस कर रही थी। उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ल्यूक नगु परिवार को पता चल गया तो वह जितना हासिल किया था उससे अधिक खो देगा। तुवु ने शांत होने की कोशिश की, खुद को नगु परिवार के बारे में और न सोचने के लिए मजबूर किया। बहुत जल्दी आधुनिक रणनीति का अंत उसकी कलम के नीचे दिखाई दिया। @लिविंग अदर 500 ईयर्स जिनली, पिछले आधे साल से मेरे दोस्त होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आधुनिक रणनीति आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आगामी टीवी सीरीज रूपांतरण का इंतजार करें। यह सीरीज समाप्त होने से पहले ही बेहद लोकप्रिय थी और यह अप्रत्याशित रूप से अनगिनत बार हॉट सर्च पर दिखाई दी, इसलिए प्रशंसक समुदाय बहुत बड़ा है। लेखक ने अभी अभी अंत की घोषणा की। पाठक भड़क उठे। कैम ली के वीबो पर भी विस्फोट हो गया। हर कोई खुश था मानो यह टेट था। टिप्पणियां और शेयर अंतहीन थे। यह पोस्ट एक बार फिर हॉट सर्च पर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यह वास्तव में खत्म हो गया है। कृपया जिनली थोड़ी और साइड स्टोरी जारी करें, यहाँ तक कि एक और हिस्सा भी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपडेट के इंतजार में गड्ढे में बैठने और रातों की नींद हराम करने के दिन याद हैं। मेरी जवानी ऐसे ही गुजरी। एक टीवी श्रृंखला में रूपांतरित किया गया। कितना सुखद आश्चर्य! यदि इस तरह के खूनी कथानक पर फिल्म बनाई जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। मैं यह फिल्म अवश्य देखूंगा। क्या आप अभी पहाड़ से नीचे आए हैं? यह खबर सभी को काफी समय से पता है। मैंने सुना है कि इस बार निर्देशक बहुत प्रसिद्ध हैं। क्रू भी भरोसेमंद है। अब केवल अभिनेताओं के चयन में कमी है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद है कि चू तू वो मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। आखिरकार वह कैम ली की एक वफादार प्रशंसक है। मैं क्वीन क्वोक के पूर्वावलोकन में भाग लेने के लिए भाग्यशाली था। उनका अभिनय बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मुझे भी लगता है कि चू तू वो बहुत उपयुक्त है। एक ऐसे अभिनेता को खोजने की तुलना में जो मूल काम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तू वो को चुनना पसंद करूंगा। लेकिन मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। क्या सीयू ने यह नहीं कहा था कि क्वीन क्वोक की शूटिंग खत्म करने के बाद वह थोड़ी देर आराम करेंगी? मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऑडिशन में भाग लूंगा या नहीं। कोई और कंधे नहीं टीटी बहनों, यह हमारे लिए अपनी ताकत दिखाने का समय है। चलो उसके वीबो को स्पैम करें। क्या टूवू ने एक बार कैम ली से यह नहीं कहा था कि अगर उसे अपने आदर्श की कहानी पर आधारित फिल्म में मुख्य भूमिका मिल जाए तो वह बहुत खुश होगी? दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। टूवू का मूल रूप से कैम ली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पाठकों द्वारा उसे इसमें घसीटा गया।
उसका वीबो जल्दी ही फट गया और यहाँ तक कि एक हॉट सर्च भी बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सहायक शेन यू खुशी खुशी कागजों के ढेर के साथ दरवाजे पर आई, मुस्कुराते हुए और सी यू से कहा, बहन सी यू, इसे देखो, यह फैशनेबल रणनीति के लिए ऑडिशन स्क्रिप्ट है। चालक दल ने कहा कि मूल काम के कई पाठकों ने आपकी सिफारिश की है, इसलिए उन्होंने आपको ऑडिशन के लिए आमंत्रित करने के लिए मुझे सक्रिय रूप से बुलाया। यदि यह उपयुक्त है तो वे आपको महिला प्रधान भूमिका देंगे। बिल्ली, अगले अध्याय में वुजिया का प्रेम प्रतिद्वंद्वी मंच पर होगा। हर कोई अनुमान लगाओ कि यह कौन है। जीटी। अध्याय 67। सीयू के वीबो का प्रबंधन शेन यू द्वारा किया जाता है, इसलिए वह अपने प्रशंसकों की सभी टिप्पणियों को अच्छी तरह से जानती है। थाम दुयेत ने मन ही मन सोचा, उनके कलाकार वास्तव में विशेष हैं। क्वीनक वोक फिल्माने के बाद वे तुरंत छुट्टी पर चले गए, केवल एक विज्ञापन स्वीकार किया, अपना नाम चमकाने के लिए लोहा गर्म होने पर प्रहार करने की योजना नहीं बनाई। जब उन्होंने प्रशंसकों की हताश अपील देखी तो प्रगतिशील सहायक को तुरंत लगा कि यह एक अच्छा अवसर है। संयोग से फैशनेबल स्ट्रैटेजी के चालक दल ने फिर से फोन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे थे और शेन यू ने स्क्रिप्ट को दरवाजे पर लाने में संकोच नहीं किया। तो वो अपने सामने पड़े कागजों के ढेर को देखता रहा और असहाय भाव से अपने माथे को सहारा दे रहा था। इससे पहले संपादक मो किएन ने उनसे पूछा था कि क्या वह पटकथा लेखक बनना चाहती हैं, तो वो ने इस चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने मना करने का हर बहाना ढूंढ लिया। उसने सोचा कि वह पीड़ा से बच गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से थाम दुयेत ने उसकी असावधानी के क्षण का फायदा उठाकर उस पर घातक प्रहार किया। मुझे एक पल के लिए सोचने दो। वो का दिमाग लगातार इस गर्म आलू को दूर धकेलने का तरीका खोज रहा था। वह जानती है कि वह अन्य मशहूर हस्तियों की तुलना में बहुत आलसी है। उदाहरण के लिए काई लैम, जो एक फिल्म खत्म करने के बाद दूसरी फिल्म करती है। वह मेहनती और परिश्रमी है तथा अच्छे बच्चे का वोट पाने की हकदार है। जहां तक उसकी बात है तो फिल्मांकन के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और बाहर आने से इनकार कर दिया और सभी विज्ञापन अनुबंधों से भी इनकार कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि थाम दुयेत इतना अधीर हो गया। बहन वो, क्या तुम्हें अभी भी इस बारे में सोचने की जरूरत है? इतने सारे लोग तुम्हारा समर्थन करते हैं। मेरा विश्वास करो, यह निश्चित रूप से काम करेगा। सहायक को लगा कि वह अपनी भूमिका को लेकर घबरा रही है। आखिरकार यह एक रूपांतरण है। यदि इसे अच्छी तरह से नहीं किया गया तो यह मूल पाठकों को नाराज कर देगा। आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। हम दुयेत तुवु के पास बैठ गई, उसका हाथ खींच लिया और बिगड़ैल जैसा व्यवहार करने लगी। वो असमंजस में थी। यह फिल्म शायद सिर्फ उसके लिए नामांकित नहीं थी। थोड़ी देर के लिए वहां जाना शायद नुकसानदेह न होता, इसलिए उसने सिर हिला दिया। थाम दुयेत को पहले से ही अंदाजा था कि वो सहमत हो जाएगी, इसलिए उसने उसे तुरंत फिल्म क्रू के पास खींच लिया और उसे अपना मन बदलने का मौका भी नहीं दिया। तभी वो को अचानक एहसास हुआ कि इस छोटी लड़की ने शुरू से ही इसकी योजना बना रखी थी और वह उसके कूदने का इंतजार करते हुए गड्ढा खोद रही थी। एक बार समुद्री डाकू जहाज पर उतरना आसान नहीं है। उसके पास आहें भरने और आज्ञाकारी रूप से थाम दुयेत को उसे खींचने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब दोनों स्टूडियो पहुंचे तो वहां पहले से ही कई अभिनेता इंतजार कर रहे थे। लॉबी में बहुत हलचल थी, लेकिन जब वो अंदर आई तो लोगों का समूह जो अभी भी उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहा था, तुरंत रुक गया। उनमें से सभी ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखें उत्सुक थीं, फिर भी थोड़ी सतर्क थीं। वो को यह भी सुनाई दे रहा था कि कुछ लोग उसके बारे में बुरी बातें
फुसफुसा रहे थे। क्या यह वही व्यक्ति है जिसकी प्रशंसकों ने दृढ़ता से अनुशंसा की थी? चू तुवो, वह जो पिछले दरवाजे से अंदर आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि क्रू को मूल काम खराब होने का डर था, इसलिए उन्होंने पाठकों की राय मांगी, इसीलिए उन्होंने उसे आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि मुख्य महिला का नाम पहले ही तय हो चुका है। हम यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अफवाह यह है कि मूल लेखक ने निर्देशक को झो सियू की सिफारिश की थी। उपन्यास के रूपांतरित होने से पहले उसने लेखक के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, और वह पोस्ट अभी भी वीबो पर है। क्या आपको नहीं लगता कि झो सियू बहुत ही षड्यंत्रकारी है? उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वह अभी तक प्रसिद्ध नहीं था, ताकि वह उसे जान सके, और अब वह एक आधिकारिक पद के करीब है और उसे अच्छी किस्मत मिल रही है। तू वो नहीं, मैंने नहीं किया, बकवास मत करो। अभिनेत्रियां बेहद गपशप करने वाली होती हैं, तमाम तरह की अफवाहें होती हैं। यहाँ तक कि टू वो जैसे अंदरूनी लोगों को भी नहीं पता कि यह जानकारी कहाँ से आई। थम दुयत लंबे समय से उद्योग में थी, और अब वह पहले की तरह लापरवाह और जल्दबाज नहीं थी। उनकी गपशप सुनकर, हालांकि वह थोड़ी नाराज थी, फिर भी उसने शांत होने का नाटक किया और तू उसे फुसफुसाया, मेरी बात पर ध्यान मत दो, वे लोग सिर्फ ईर्ष्या और नाराजगी जताना जानते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लेखक सहमत हो, तो तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। यह किस तरह का पिछला दरवाजा है, बकवास कर रही हो? तू ने पूछा। तुम्हें यह किसने बताया? थम दुयत ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें एक स्थान पर रुक गईं। वहां एक महिला खड़ी थी। उसने किसी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है। वह कैम ली की कॉमिक संपादक लगती है। उसे यहाँ जज बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने ही कैम ली क्रू को बताया था कि वे उसे मुख्य महिला किरदार में देखना चाहते हैं। टू वो की निगाह को देखते हुए मो किएन ने अपना सिर घुमाया, कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और तुरंत खुशी से मुस्कुरा दी। चू टू वू, मो किएन उसकी ओर इतनी तेजी से दौड़ी कि उसने टू वू को भागने का मौका ही नहीं दिया। हकीकत में मो किएन एक अमीर, सुंदर और तेज महिला है। टू वू के प्रति उसका रवैया अत्यंत उत्साहपूर्ण था। तुम आखिरकार आ ही गए। टू वू और मो किएन लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित है। यह पहली बार है जब दोनों आमने सामने मिले हैं। टू वू स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल के लिए क्या कहे। मो किएन अब उसे सिर्फ चू टू वू के रूप में देख रहा था, कैम ली के रूप में नहीं। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अपने संपादक का सामना कैसे करे। थम दुयत पीछे से संकेत देते हुए धीरे से याद दिलाती रही, बहन टू वू, नमस्ते कहो। मो किएन को डर नहीं लगा। वह मुस्कुरा रहा था और टू वू को देख रहा था तथा अत्यंत संतुष्ट महसूस कर रहा था। बुरा नहीं है। 10 अंक का चेहरा, 10 अंक का स्वभाव। पाठक अभी भी उसका समर्थन करते हैं। अगर वह महिला प्रधान भूमिका निभाती है तो उसे पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। मो किएन ने अपने बैग से एक कॉमिक बुक निकाली और उसे टू वू को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप कैम ली के प्रशंसक हैं। सौभाग्य से मेरे पास उनकी एक अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति है। मैं इसे आपको एक बैठक उपहार के रूप में दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में लंबे समय तक सहयोग कर सकते हैं। यह कथन बहुत स्पष्ट है। थम दुयत को तुरंत राहत महसूस हुई। मो किएन ने जो कहा उसका मतलब था कि टू वू के चुने जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि फिल्म क्रू भी टू वू को महत्व दे रहा था। लेकिन मुख्य पात्र थोड़ा उलझन में था। उसने अपने हस्ताक्षर के साथ क्या किया? मो किएन ने अंधेरे और उजाले दोनों में लगातार प्रोत्साहित किया,
उम्मीद जताई कि ऑडिशन के दौरान टू वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेगा। वह यह नहीं कह सकती थी कि वह यहाँ सिर्फ खेलने आई है, इसलिए उसे दुख के साथ सहमत होना पड़ा। सौभाग्य से मो किएन बहुत व्यस्त थी। काम पर बुलाए जाने से पहले वह कुछ शब्द भी नहीं बोल पाई थी। इसके बाद ही तुवु को आधिकारिक तौर पर रिहा किया गया। उसने कैम ली के सामने पहले ही खुलेआम यह बात क्यों कबूल कर ली थी। यह सच है कि अपने स्वयं के कर्म बनाने से आप जीने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अंततः तुवु की बारी आई। यहाँ के सितारे निश्चित रूप से कहानी के पात्रों को लेखक से बेहतर नहीं समझते हैं, इसलिए उनके लिए ऑडिशन देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तुवु का मूल इरादा बस इसे खत्म कर देने का था, लेकिन मो किएन जज की कुर्सी पर बैठा उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में आग प्रचंड रूप से जल रही थी। तुवु डर गई थी, यहाँ तक कि उस दृश्य के बारे में सोचकर भी जहां उसे नहीं चुना गया था। मो किएन चिल्लाएगी और अंतहीन शिकायत करेगी। आखिरकार उसने उसे ऐसे ही नामांकित किया था। अभिनय तो अभिनय है। इस फिल्म के बाद वह निश्चित रूप से मनोरंजन उद्योग छोड़ने का रास्ता खोज लेगी। तुवु ने शांत रहने और खुद को स्क्रिप्ट में पूरी तरह से डुबोने की कोशिश की। उसका चेहरा एक सफेद खरगोश की तरह सुंदर, मुलायम और हानिरहित था, जो फैशनेबल स्ट्रेटेजी में महिला प्रधान भूमिका के लिए बेहद उपयुक्त था। इसलिए तुवु को बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रदर्शन समाप्त करने के बाद जब उन्होंने निर्णायकों के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो लगा कि शायद मुख्य महिला भूमिका पहले ही तय हो चुकी थी। सचमुच, क्रू ने उसे परिणामों के लिए प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षा करने को कहा और आधे घंटे बाद वे तुवु के साथ फिल्मांकन कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए अनुबंध लेकर आए। सिस्टर येन ने वास्तव में गलत व्यक्ति को नहीं देखा। उसकी आंखें वास्तव में अच्छी हैं। कर्मचारी मुस्कुराए और कहा, मैंने सुना है कि आप कैम ली के एक वफादार प्रशंसक हैं। ऐसा लगता है कि यह कोई झूठी अफवाह नहीं है। तुवु ने पूछा, क्या मुख्य पुरुष पात्र का चयन हो चुका है? कर्मचारियों ने खुशी से कहा, हमने उसे चुना है। यह सम्राट वेन युआन है। उसने लंबे समय से किसी टीवी नाटक परियोजना में भाग नहीं लिया है। मुझे नहीं लगा कि वह इस बार स्वीकार करेगा। यह सही है। ऐसा लगता है कि सम्राट वेन ने एक बार उस फिल्म क्रू के लिए आपकी सिफारिश की थी। वेन युआन? तुवु को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि वह केवल दार्शनिक कला फिल्मों में भाग लेता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका स्वाद बदल गया और उसने इस मूर्ति फिल्म में भाग लिया। हालांकि कॉमेडियन बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानती हैं। लेकिन वास्तव में यह एक अभिनेता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। थाम दुयेत ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से पूछा, ऑन वियन शायद ही कभी दूसरों की सिफारिश करता है। मुझे लगता है कि उसके मन में आपके प्रति किसी तरह का इरादा है। तुवु ने अपना सिर हिलाया और इसे अनदेखा कर दिया। बकवास मत सोचो। मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता कि लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। बेशक, थम दुयत को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि यह बहुत संभव है। दरअसल, उसे लंबे समय से इस बात का संदेह था। शो अनबिलीवेबल चैलेंज से उसे लगा कि वेन युआन सी वू के साथ दूसरों से अलग व्यवहार करता है। जब वो अस्पताल में था, तो ऑन वियन भी उससे मिलने के लिए बहुत सारी टॉनिक लेकर आया था। हालांकि वह वो से नहीं मिला, लेकिन वे सभी टॉनिक थाम दुयत के हाथों में आ गए। इतना ही नहीं, वेन युआन ने उसे यह भी बताया कि रोगी को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इतनी सावधानी से कि इससे शेन यू को लगा कि अगर उसके पास खाली समय होता तो वह निश्चित रूप से सीयू के लिए सब कुछ करता। उनके जैसे व्यस्त व्यक्ति को
भले ही उन दोनों ने एक ही कार्यक्रम में भाग लिया हो, लेकिन केवल एक बार। इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? थम दुयत को संदेह था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वेन युआन ने तुवु को जो टॉनिक दवा दी थी वह बेकार थी, इसलिए उसने वह सारी दवा उसे दे दी। इस बार वेन युआन ने पुरुष प्रधान भूमिका को स्वीकार करने की पहल की, जिससे शेन यू को और भी अधिक सोचना पड़ा। क्या उसने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सी यू भाग ले रही थी? बिल्ली अपनी पत्नी को खोने वाला है। जीटी वह सौम्य है, नखरेबाज नहीं है और तर्क करना जानता है। वह मेरे मानकों पर खरा उतरता है। अध्याय 68। अगले दिन तुवु को फिल्म क्रू में स्थानांतरित कर दिया गया। क्योंकि मॉडर्न स्ट्रेटेजी एक आधुनिक फिल्म है, इसलिए सेटिंग की आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। मुख्य रूप से जियांगचेंग में फिल्मांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो घर पर रह सकती थी, लेकिन वह बाकी सभी से अलग नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने और थाम दुयत ने कुछ चीजें तैयार की और उस होटल में चले गए जिसे फिल्म क्रू ने पहले से किराए पर ले रखा था। इस बार निर्देशक का नाम नगीम था। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा निर्देशक लोग जितनी शानदार नहीं थी, लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र में बहुत अनुभव था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह किसी वास्तविक फिल्म स्टार को अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे। खास तौर पर जब उन्होंने सुना कि वेन युआन ने भाग लेने के लिए सहमति जताई है, क्योंकि उन्हें महिला प्रधान के लिए भावनाएं हैं। तो निर्देशक घिएम ने तुवु के साथ और भी अधिक दयालुता से व्यवहार किया। मैंने कहा कि कोई समस्या नहीं है। आप अभी भी रेटिंग के बारे में चिंतित हैं। यदि आप वास्तव में कुछ युवा अभिनेत्रियों को आमंत्रित करते हैं, तो सम्राट वेन शायद स्वीकार न करें। मो किएन ने मुस्कुराते हुए लुओंग दाओ से कहा। अब उसे पेंटिंग और सुलेख के प्रधान संपादक के रूप में पदोन्नत किया गया है। कैम ली वह कलाकार है जो पृष्ठ पर सबसे अधिक पैसा कमाता है, इसलिए मो किएन का पद भी ज्वार के साथ ऊपर जाता है। कुछ कारणों से लेखिका नहीं आ सकी। उसके पास क्रू के स्क्रिप्ट राइटर की जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निर्देशक नगीम ने कहा, इस तरह के आइडल ड्रामा को बेचना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मो किएन ने गर्व से कहा। निर्देशक नगीम, आप शायद नहीं जानते, हमारे कैम ली बहुत प्रसिद्ध हैं। अनगिनत वफादार प्रशंसक हैं। वास्तव में किसी भी युवा फूल या युवा अभिनेता से कम नहीं है। दोनों उत्साह से बात कर रहे थे। इस समय तुवु ने मेकअप लगाना समाप्त कर दिया था और शर्म से बाहर चली गई थी। मो किएन ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच कहूं तो तुवु का फिगर छोटा है, लेकिन उसके अनुपात बेहद सही हैं। सफेद पोशाक उसके पूरे शरीर को गले लगाती है। उसके लंबे पैर और पतली कमर बिना किसी मृत कोण के 360 डिग्री मूल काम में महिला प्रधान भूमिका के लिए बेहद उपयुक्त है। हर बार जब तुवु मो किएन को देखता है तो उसे थोड़ा दोषी महसूस होता है, खासकर जब वह चमकती आंखों से उसकी ओर देखती थी। तो यह बहुत अस्वाभाविक था। तुवु ने मो किएन को मूल्यांकन करने देने के लिए सख्ती बरती। हमारा पटकथा लेखक अभी भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि यह एक सार्वजनिक स्थान है, उसके पास अपने बुरे विचारों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने खुशी से प्रशंसा की। बहुत सुंदर। मैंने सुना है कि आप एक मॉडल हुआ करते थे। क्या आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं? तुवु को याद आया कि जब उसने पहली बार देहांतरण किया और पत्रिका के कवर पर आया, तो वह वास्तव में एक अंधी बिल्ली थी जो तली हुई मछली पकड़ रही थी। उसके पास कोई अनुभव नहीं था और पैसे कमाने का दूसरा तरीका ढूंढने के बाद उसने बहुत पहले ही अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा यहाँ नहीं है।
म्यू यान ने सोचा कि सी वू का मतलब था कि मॉडलिंग मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में उसकी मदद करने के लिए बस एक पुल था, और वह समझ गई और मुस्कुराई। मैं समझती हूँ, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, तुम वहाँ कैसे रुक सकती हो? सी वू जानती थी कि म्यू यान ने गलत समझा है, लेकिन वह समझाने में बहुत आलसी थी। मेरे पास एक रहस्य है जो मैं दूसरों को नहीं बता सकती, तो मैं इसे कैसे समझा सकती हूँ? निर्देशक ने जब यह निर्णय लिया कि यह मेकअप वाला हिस्सा ठीक है, तो तू उन्हें ब्रेक रूम में लौटने का इरादा किया, लेकिन संयोग से आधे रास्ते में दालान में एक परिचित से मुलाकात हुई। बहन तू वो, सोंग निहियन लगभग तू वो से टकरा ही गई। उसने भौहें सिकोड़ी और उसे कोसने का इरादा किया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और एक परिचित चेहरा देखा, तो वह इतनी डर गई कि उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। सुसोंग्यान ने सहजता से अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका अभिमानी और दबंग भाव पूरी तरह से गायब हो गया। उसने आज्ञाकारी ढंग से सी वू का अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, मुझे नहीं पता था कि तुम समूह में हो। मुझे लगा कि तुम कुछ समय के लिए घर पर आराम कर रहे हो। शेन यू उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। मिस सु अपनी हठधर्मिता के लिए प्रसिद्ध थी। वह अपने चेहरे पर अपनी नाराजगी दिखाती थी। वह कभी किसी के प्रति विनम्र नहीं थी। शेन यू ने वास्तव में उसे पहले कभी इतना सौम्य नहीं देखा था। अगर मुझे सही से याद है, तो पिछले कार्यक्रम में सो सोंग निहियन स्पष्ट रूप से तुवु से नफरत करती थी। वे इतने कम समय में इतने करीब कैसे आ गए? तुवु भी सो सोंग निहियन को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान थी। शायद उसे बीच में ही आमंत्रित किया गया था। वह बहुत विनम्र थी, इसलिए वह विनम्रता से वापस आई। तुमने बहुत आराम कर लिया है, सारा दिन घर पर रहना अच्छा नहीं है। तो सोंग निहियन ने चुपके से उसे देखा और फिर तुरंत अपनी नजर हटा ली। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो सोंग निहियन अजीब तरह से मुस्कुराई। वह तुवु के बहुत करीब नहीं थी और पहले भी उसे नाराज कर चुकी थी, इसलिए उसे एक विषय पर सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ा। लेकिन पांचवें मास्टर के आसपास होने से बहन तुवु शायद दुखी नहीं होगी, है ना? उच्च वर्ग उस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र मानता था जहां तुवु रह रही थी। वो परिवार के लोग दिन रात वहां पहरा देते थे, कुछ परिचितों को छोड़कर जिन्हें अंदर जाने की अनुमति थी। बाकी सभी जिन्होंने आकर उपहार देने की कोशिश की, उन्हें बिना किसी अपवाद के बाहर निकाल दिया गया। धीरे धीरे वे थोड़े समझदार हो गए और अब दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि सो सोंग घियन ने भी सोचा कि लून गुजिया तुवु के साथ है, अन्यथा वह अपनी बेटी की इस तरह से रक्षा क्यों करेगा। जैसे ही दो शब्द गुजिया उसके मुंह से निकले, सो सोंग घियन को तुरंत लगा कि माहौल थोड़ा अजीब था। उसने तुवु को देखा और पाया कि उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह थोड़ी उलझन में थी। क्या वह बहुत संवेदनशील हो रही थी? कुछ नहीं, कृपया जारी रखें। मुझे गुजिया को देखे हुए बहुत समय हो गया है। अगर तुम मदद मांगना चाहती हो या कोई सवाल पूछना चाहती हो, तो मुझे डर है कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। सी वू ने सुसोंगियन को देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज बेहद कोमल है। विषय, यह सही है सी वू। क्या आपको जू किंगयुआन याद है? आंटी जी को खोजें। संयोग से वह आपके द्वारा पकड़ा गया था। आंटी जी ने न केवल उससे मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे डांटा भी। उन्होंने कहा कि यह सब उसकी शह पर हुआ था। मुझे भी वास्तव में समझ नहीं आ रहा है। वह समझ गई कि हुआ किंग वान जी लिन को खोजने गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह डुआन रू लान को खोजने क्यों गई थी। क्या वे बहुत करीब थे? तुवु ने भौहें सिकोड़ी। बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। सो सोंग निहियन किसी के मुसीबत में पड़ने पर खुश होती थी। उसे सही सजा मिली।
हुआन ने द्वारा नौकरी से निकाले जाने और तब तक मुआवजा देने के बाद जब तक वह सब कुछ खो नहीं देती, उसका अभिनय करियर यहीं खत्म हो सकता है। किसने उसे शुरू से ही आज्ञाकारी न बनने के लिए कहा था, दिन भर एलैम की चापलूसी करने के लिए? हम्फ। हालांकि हुआ थान उयेन की शिक्षा उसका काम नहीं थी, फिर भी सो सोंग निहियन ने इसका भरपूर आनंद लिया, क्योंकि वह कई बार हुआ थान उयेन को चेतावनी देने गई थी। वह उसके सफेद कमल के समान रूप से घृणा करती थी। नाराजगी अभी भी बनी हुई थी और कभी खत्म नहीं हुई। तो वह कहाँ जा रही है? यह परिणाम सुनकर तू वो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए सोंग घियन ने अपना सिर हिलाया। कौन जानता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी कंपनी उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। उसकी डिक्शनरी में दुश्मन के साथ सहानुभूति रखने जैसी कोई चीज नहीं थी। तू वो ने एक पल के लिए सोचा, फिर उदास होकर आह भरी। ओह, वह इन चीजों में मदद नहीं कर सकती थी। बस रहने दो। हालांकि वेन युआन ने मुख्य पुरुष की भूमिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वह आधिकारिक तौर पर क्रू में शामिल हो गया। निर्देशक यान ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और बेहद उदार थे। वह एक अभिनेता थे, इसलिए अगर वह थोड़े व्यस्त भी थे तो कोई बात नहीं। सीयू और वेन युआन ने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था, इसलिए निर्देशक यान ने उन्हें जल्दी से जल्दी परिचित होने के लिए कहा ताकि जब वे फिर से फिल्मांकन शुरू करें तो चीजें गलत ना हों। जब क्रू लंच ब्रेक ले रहा था तो वेन युआन एक थर्मस लेकर आया और सीयू के बगल में बैठ गया। उसने ढक्कन खोला और एक मीठी खुशबू हवा में भर गई। इसे आजमाओ, यह लाल सेब और रतालू का केक है जो मैंने बनाया है। तुम्हारा रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें अक्सर खून की उल्टी होती है? उसने अपने बैग से एक प्लेट और चॉपस्टिक निकाली, एक केक उठाया और उसे तू वो को देते हुए उसे कोमल आंखों से देखते हुए कहा, तुम इतने लंबे समय से आराम कर रही हो, मैं तुम्हें बेहतर महसूस करते हुए क्यों नहीं देख रहा हूँ? तू वो मुस्कुराई और स्क्रिप्ट नीचे रख दी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब वेन युआन उसके पास आया तो वह उससे थोड़ा दूर जाना चाहती थी। सौभाग्य से उसने खुद को रोक लिया, अन्यथा अगर वेन युआन उसे देखता तो उसे लगता कि उसने उसका स्वागत नहीं किया। यह सिर्फ एक पुरानी बीमारी है, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तू वो बहुत औपचारिक थी, बिना किसी खुशी के सवाल पूछती और जवाब देती रही। वेन युआन ने उसकी आंखों में देखा और उसे अपने दिल में याद किया, लेकिन वह अभी भी शांत और उदासीन दिख रहा था। शेन यू ने दवा का एक कटोरा पकड़ा और उसके पीछे खड़ी हो गई, एक नज़र डालने के लिए चुपके से। यह केक था। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे थोड़ी भूख लगती है। घर का बना। फिल्म सम्राट को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि तू वो को अक्सर खून की खांसी होती थी, इसलिए उसने केवल रक्त समृद्ध चीजें ही बनाईं। शेन यू ने दिल दुखाते हुए कहा कि वेन युआन के मन में सी वू के लिए कोई भावना नहीं थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सी वू को लगा कि बहुत ज्यादा मना करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने एक केक ट्राई किया। केक उसके मुंह में पिघल गया। मिठास एकदम सही थी, बाहर बिकने वाले केमिकल शुगर से भरे केक से अलग। पिछले शो से वह जानती थी कि वह खाना पकाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। अब जब आपने शेफ बनने के लिए अपना करियर बदल लिया है तो मैं भी आपका 100% समर्थन करती हूँ। वेन युआन भी मुस्कुराया, यह नहीं जानते हुए कि वह मजाक कर रहा था या गंभीर। अगर मैं अपना करियर बदलूं तो क्या मैं भविष्य में आपके साथ अभिनय नहीं कर पाऊंगा? मियाओ, बिगाड़। वेन युआन ने उसे कितने केक दिए? अगले अध्याय में 3 वर्षीय लू मंच पर आती है। अध्याय 69। वेन युआन उद्योग में एक शांत व्यक्ति है।
हालांकि फिल्मांकन केवल गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है, मात्रा पर नहीं, और वह एक वर्ष में कई फिल्में रिलीज नहीं करता है, लेकिन उसका प्रभाव किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली चेहरा था। उसके बाद उनका उत्कृष्ट स्वभाव जो एक बार देखने पर अविस्मरणीय था। तूवू ने एक बार महसूस किया कि वेन युआन एक ऐतिहासिक नाटक में एक सौम्य और कोमल युवा मास्टर की भूमिका के लिए बहुत उपयुक्त थे, विशेष रूप से उनकी गहरी आंखें। एक कमजोर दिल वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उनकी कोमल और स्नेही निगाहों में डूब जाएगा। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस यह सोचकर कि वेन युआन अपने सहयोगियों की परवाह करता है। लेकिन अभी अभी की गई आधी मजाक वाली, आधी गंभीर टिप्पणी ने तूवू को थोड़ा असहज महसूस कराया। फिल्म सम्राट कोई गुंडा नहीं था। उसने विनम्रता से उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थी। किसी कारण से तूवू को अचानक उस व्यक्ति की दमन भरी आंखों की याद आ गई। हालांकि वह कभी कभी कोमल और दयालु होता था, लेकिन उसने जितनी बार ऐसा किया, उसकी गिनती एक हाथ की उंगलियों पर की जा सकती है। प्राकृतिक दोस्ताना फूल राजा से मिलना वियन पर उसे अचानक ल्यूक गुजिया की याद आ गई। वह बचकाना और चिड़चिड़ा आदमी तारीफ का एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शांति क्या होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके चारों ओर इतनी हत्यारी आभा थी। कभी कभी वो भी इसके बारे में सोचती, क्या उसे इतने लंबे समय तक प्रताड़ित और शोषित किया गया था कि वह एक ऐसी व्यक्ति बन गई थी जिसे दुर्व्यवहार पसंद था। ल्यूक वो परिवार ने उससे इस तरह परहेज क्यों किया? वह अभी भी उसे क्यों याद करती है? वो ने अपना सिर हिलाया, खुद को समझाते हुए कि अब इस बारे में और न सोचे। ऑन वियन की तरफ देखा और मुस्कुराई। कुछ भी निश्चित नहीं है। शायद एक दिन मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए। उसे उसके शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उसने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। ऑन वियन का केक बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन शायद इसलिए कि उसे ल्यूक गुजिया की याद आ गई, वो की अचानक से सारी दिलचस्पी खत्म हो गई और उसने उसे एक तरफ रख दिया। यह भी झूठ नहीं माना जा सकता। उन्होंने ध्यान से सोचा। फिल्मांकन समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत एक लंबी अवधि की छुट्टी ले ली और केवल एक हास्य कलाकार के रूप में अपना कैरियर जारी रखा। दरअसल वह फैशनेबल स्ट्रेटेजी में भाग लेने के लिए मुख्य रूप से थाम दुयेत और मो किएन की वजह से सहमत हुई थी। उनमें से एक ने उत्साहपूर्वक काम में उसकी मदद की, दूसरे ने एक संपादक के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उसे महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए विनती की। वो ने बहुत देर तक सोचा। उसके भी अच्छे इरादे थे। चलो बाद में रिटायर होने के बारे में सोचते हैं। वेन युआन ने देखा कि वो ने केवल थोड़ा खाया और कहा कि उसका पेट भर गया है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थर्मस बंद किया, शेन यू के हाथ में दवा के कटोरे को देखा और पूछा, यह सही है? पिछली बार मैंने तुम्हें जो टॉनिक दिया था, क्या तुमने इसे आजमाया है? क्या यह बेहतर है? मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो पारंपरिक चीनी दवा में माहिर है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे इसे लाने के लिए कह सकता हूँ। वो ने उसे यह कहते हुए सुना, चुपके से शेन यू की ओर देखा। वे दोनों बेहद शर्मिंदा थे। वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। वह वास्तव में यह नहीं कह सकती थी कि वेन युआन ने जो दवा उसे दी थी वह बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने उसे किसी और को दे दिया। शेन यू ने सोचा कि कैसे परिवार ने दवा को कई हिस्सों में विभाजित किया था और लोग अभी भी पूछ रहे थे कि क्या किसी एजेंट को ऐसा तरजीही उपचार मिला है। वो को चुप देखकर शेन यू ने महसूस किया कि वह ऋणी था और जल्दी से मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ा। बहुत अच्छा। वो अभी भी आपको धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहता है। वेन युआन की आंखों में मुस्कान गहरी हो गई
और उसने सिर हिलाया। यह अच्छा है। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद माहौल अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे। तुवो को वास्तव में नहीं पता था कि इस वरिष्ठ के साथ किस विषय पर बात करनी है। सौभाग्य से सो सोंग्यान ने अपना मेकअप पूरा कर लिया था और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चल रही थी। उसने एक ही कोने में 3 लोगों को बैठे देखा, लेकिन वे एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहे। उसने असमंजस में पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम रिहर्सल कर रहे हो? सो दाक्सियाओं के पास उसका परिवार था और वह केवल लिन का पीछा करने के लिए एक अभिनेत्री बनी थी। इसलिए उसने अपनी आंखों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के नियम नहीं रखे। जब उसने वेन युआन को देखा तो उसने नमस्ते कहने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद काई लैम के अलावा कोई अन्य पुरुष इस युवती की नज़र में नहीं आ सकता था। बस इतना ही था कि वो वहां बैठी थी, इसलिए सो सोंग निहियन ने पहल करके उसे बधाई देने के लिए आना चाहा। वो के हाथ में अभी भी वह केक था जो ऑन वियन ने उसे दिया था। वह उसे वापस नहीं कर सकती थी। सो सोंग निहियन को आते देख उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, मानो उसे कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो। वो का रवैया इस पल जितना दोस्ताना पहले कभी नहीं रहा था। सोंग घियन, इधर आओ। तो सोंग घियन हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि वो का रवैया इतना अच्छा क्यों हो गया था। वह झिझकते हुए आगे बढ़ी, लेकिन मजबूर होकर उसे केक की प्लेट लेनी पड़ी। वो मुस्कुराई और उसकी ओर देखा। जल्दी से उस केक को चखकर देखो जो सम्राट ऑन ने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। इसलिए सोंग निहियन को पक्षपात से थोड़ा डर लगा। उसका दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ था। पिछली बार उसने अहंकारी बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह पर तमाचा खाना पड़ा। वो ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन सो परिवार लंबे समय तक डरा हुआ रहा। जब उन्हें पता चला कि ल्यूकंगू परिवार का उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है, तब जाकर सो परिवार ने थोड़ा आराम करने की हिम्मत की। उसी समय उन्हें वो का ख्याल आया, शायद इसलिए कि उसने उनके लिए आवाज उठाई थी। इसलिए ल्यूकंगू परिवार ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। सो सोफू जल्दी से सो सोंग निहियन को सबक सिखाने चली गई और उसे भविष्य में वो के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा। सोफू ने कहा कि वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन सुन सकती है। सो सोंग निहियन भी चीजों को सुधारना चाहती थी, लेकिन वो सहमत नहीं थी। हालांकि वो को परवाह नहीं थी। उसका रवैया बेहद ठंडा था, विनम्रता से पूछती और जवाब देती थी। लेकिन आज उसने उसे केक खाने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। अजीब बात है, क्या इसलिए कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी ईमानदारी ने स्वर्ग को हिला दिया? इसलिए युवती ने चुपके से वो को देखते हुए खाना खाया, उसके चेहरे पर जवाब खोजने की कोशिश की। ओन वियन के पास सो सोंग निहियन से कहने के लिए और कुछ नहीं था। शायद वो की शर्मिंदगी को समझते हुए उसने धीरे से अलविदा कहा, ज्यादा केक मत खाओ, इसे एक कप गर्म चाय के साथ पीना सबसे अच्छा है। रिहर्सल के बारे में अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत समय है, चलो इसे धीरे धीरे करते हैं। अगर तुम खाली हो तो तुम चर्चा जारी रखने के लिए रात के खाने के बाद मेरे कमरे में आ सकते हो। फिल्म सम्राट के जाने के बाद सो सोंग्यान ने अपना सिर घुमाया और वू से पूछा, बहन वू, क्या उसने तुम्हें अपने कमरे में आने के लिए कहा था? यह सही है, निर्देशक यान चाहते हैं कि हम जल्दी से एक दूसरे को जान लें। आखिरकार हमने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया है, इसलिए यह शायद थोड़ा अजीब होगा। जैसे ही वेन युआन चला गया वो को बहुत हल्का महसूस हुआ। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। होटल फिल्म क्रू के कर्मचारियों से भरा हुआ था, कभी कभी दिन में बहुत भीड़ होती थी।
कुछ अभिनेताओं को अपने सहकर्मियों के साथ रिहर्सल करने के लिए शाम को कुछ समय निकालना पड़ता था। ओन वियन को भी इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उनका सुझाव बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इसलिए सोंग घियन ने अपना सिर झुकाया और कुछ वाक्य बुदबुदाए। सी वू ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना और उत्सुकता से पूछा, आपने क्या कहा? सु सोंग यान गंभीर था। रात में एक आदमी और एक महिला एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि पांचवें मास्टर ईर्ष्या करेंगे? सी वू दंग रह गया। पीछे खड़ी शेन यू भी दंग रह गई। पांचवा मास्टर कौन है? उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? सो सोंग निहियन के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि तू वो प्यार में है ना? सो सोंग निहियन के दृष्टिकोण से इन शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। सो परिवार को पहले से ही पता था कि तू वो ल्यूकंगो परिवार की भावी पत्नी है। उसके पिता ने यह भी कहा कि सो परिवार आखिरकार उसका मातृ परिवार है। जब उन्होंने इसे सार्वजनिक किया तो सो सोंग निहियन तू वो को अपनी भाभी कह सकती थी। इसलिए जब उसने अपनी भावी भाभी के प्रति फिल्म सम्राट का विशेष रवैया देखा तो इस युवती को लगा कि यह अनुचित है। यह बहुत ज्यादा था। वह एक फूल थी जिसका पहले से ही एक मालिक था। तुम्हें किस बात से जलन हो रही है? बकवास मत करो। तुवो को प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और शांति से कहा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो सोंग घियन थोड़ा उलझन में था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है? पांचवा मास्टर इतना धीरे कैसे काम कर सकता है? हम दुयत शांत नहीं बैठ सकी। उसने धीमी आवाज में पूछा, बहन तू वह कौन है? क्या तुम डेटिंग कर रही हो? हमारी कलाकार का एक प्रेमी है, लेकिन वह सहायक नहीं जानती। वह वास्तव में गैर जिम्मेदार है। तू वो ठंडी हंसी हंसा, नहीं, कैसा प्यार है? वह तो एक सड़ा हुआ अंडा है जो खाता है और फिर भाग जाता है। तुमने कई दिनों से एक शब्द भी नहीं बोला है और तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम गायब हो। तो सोंग घियन ने सोचा, उसे ल्यूकंगू गिया की क्षमता पर बहुत भरोसा था, लेकिन टू वो के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले पर बात करना जारी नहीं रखना चाहता था। या क्या वे दोनों बहस कर रहे थे? यह असंभव नहीं है। प्यार में कभी कभी कुछ संघर्ष और झगड़े होते हैं। सु सोंगयान ने सी वू की हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। हर कोई उसके जैसे बाघ के सिर पर पंख उखाड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। सी वू के साथ जल्दी से एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अपने पिता की सलाह को याद करते हुए सु सोंगयान ने धीरे से सलाह दी, यह कुछ भी नहीं है। झगड़े सिर्फ अस्थायी गुस्सा है। पांचवें मास्टर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ घंटों में वे तुम्हें सांत्वना देने जरूर आएंगे। अब और गुस्सा मत करो। सी वू ने उसकी ओर देखा। यह नहीं कहना चाहती थी कि उन दोनों ने 15 दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। आज का दृश्य मुख्य रूप से सी वू और वेन युआन का था। सु सोंगयान की भूमिका बहुत छोटी और महत्वहीन थी। वह फिल्मांकन समाप्त होने के बाद छोड़ सकती थी। उसने एक क्षण सोचा और वह केक लाने का निर्णय लिया जो तुवो ने उसे दिया था। हुम्फ, ये सभी चीजें वेन युआन की थी। वह सिर्फ अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी की अहंकारी आभा को नष्ट करने में पांचवें मास्टर की मदद करना चाहती थी, ताकि उसकी भाभी इन केक को न खाएं और उस पाखंडी के बारे में अच्छी धारणा न बनाएं। सु सोंगयान ऊंची एड़ी के जूते में सेट से बाहर चली गई और इससे पहले कि वह देख पाती कि उसके परिवार की कार कहाँ है, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक सुपरकार में खींच लिया। पूरी प्रक्रिया में 20 सेकंड से भी कम समय लगा और जब तक वह प्रतिक्रिया करती तब तक उसे मदद के लिए पुकारने का भी मौका नहीं मिला। सु सोंगयान के दिमाग में तुरंत अपहरण और डकैती जैसे खतरनाक शब्द आए।
लेकिन जब उसने अपने सामने बैठे आदमी को देखा तो उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह पता चला कि लू वुजिया उसे देखना चाहता था। यह अच्छा था कि यह अपहरण नहीं था। रुको, लू वुजिया। सोंग का पूरा शरीर अकड़ गया। चिंता मत करो, मैंने तुमसे बस कुछ सवाल पूछे थे। आदमी का हाथ अभी भी बौद्ध मोतियों से खेल रहा था। उसकी आवाज ठंडी थी। सौभाग्य से जानलेवा आभा वापस आ गई थी, इसलिए सोंग अब पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखें उसके हाथ में पकड़े केक के डिब्बे पर ध्यान से टिकी रहीं और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने ये सुनहरे शब्द कहे, उसने वेन युआन के उपहार में से कितने केक खाए। सोंगियान को यह समझने में बहुत समय लगा कि लू वुजिया सी वू के बारे में पूछ रहा था। उसने जल्दी से केक का डिब्बा खोला और उसके सामने रख दिया, बार बार अपना सिर हिलाते हुए। जब मैं पहुंची तो सी वू पहले ही खाना खत्म कर चुका था। उसने मुझे बाकी दे दिया। मुझे पहले पता नहीं था। लू वू ने एक केक उठाया। उसकी हरकतें डरपोक और कुछ हद तक घृणित थी। वह कुछ सोचता रहा पर खाना नहीं खाया। किसी कारण से सोंग ने इस हत्यारे भगवान की आंखों में नाखुशी देखी। वह नहीं जानती थी कि वह व्यक्ति या केक की वजह से नाखुश था। सोंग को अचानक कुछ याद आया, ये दो लोग बहस कर रहे थे। उसने बहुत सावधानी से कहा, अभी अभी असिस्टेंट ने सी वू से पूछा कि क्या वह डेटिंग कर रही है। लू वू जिया ने वाकई अपना सिर उठाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सोंग यान को देखा जब तक कि उसके रोंगटे खड़े नहीं हो गए। उसकी आंखें डर से भर गईं। शायद यह महसूस करते हुए कि सोंग यान का अभी भी कुछ उपयोग है, लू वू जिया ने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंडे स्वर में पूछा, उसने क्या कहा? उसका लहजा बेहद उदासीन था, मानो वह आज के मौसम के बारे में पूछ रही हो। सी वू के जवाब के बारे में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थी। सोंग यान को सी वू का इनकार याद आया। यह सोचकर कि वे नाराज थे इसलिए उन्होंने सच नहीं बताया। उसने मनमाने ढंग से खुद को सही किया। सी वू जिया बेहद शर्मीली है। मुझे लगता है कि वह भी इसे स्वीकार करना चाहती है, और इसलिए सोंग यान ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा जहां लू वू जिया कुछ सेकंड के लिए पत्थर में बदल गई। फिर उसने केक का डिब्बा उस पर फेंक दिया। क्या उसका त्वरित बुद्धिमान उत्तर प्रभावी था? इसे वापस ले लो और इसे अच्छी तरह से संभालो। ल्यू कंगू ने बक्से की ओर इशारा किया। लेकिन किसी कारण से सोंग को लगा कि वह उसे फेंकने वाला है। कार से बाहर निकलने के लिए कहने से पहले सोंग ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और देखा कि ल्यू कंगुजिया दरवाजे के सहारे झुका हुआ है और बौद्ध मन के लगातार घूम रहे हैं। शायद यह एक भ्रम था, लेकिन सोंग ने महसूस किया कि उसके होठों के कोने सिकुड़ गए हैं और उसके शरीर पर ठंडक भी थोड़ी गायब हो गई है। क्या यह खुशी थी? वह भी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करती। अगला अध्याय 2 गुना लंबा है, इसलिए यह परसों तक आएगा। दोस्तों टीटी। अध्याय 70। छठा मास्टर जल्दी आया और जल्दी चला गया। उतरने के लिए कहे जाने पर सोंग ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया, लेकिन वह व्यक्ति और कार कहीं दिखाई नहीं दिए। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। केवल अब उसके दिमाग ने अपनी स्पष्टता हासिल की, और यह इस समय था कि मिस्सो ने पाया कि उसकी पीठ भीग गई थी। हालांकि लू वू जिया का रवैया अभी कोमल और सुलभ माना जा सकता था, सोंग के दिल में वह दुनिया का सबसे दुष्ट और शातिर शैतान राजा था। जाहिर है वह डर जाएगी। 5वें मास्टर लू के सामने एक भी बाल खोए बिना अभिनय करने में सक्षम होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह उस चचेरे भाई की तुलना में बहुत भाग्यशाली थी। लेकिन मिस्सू अभी भी थोड़ी उलझन में थी।
इसलिए उसने चुपचाप काले कपड़े पहने अंगरक्षक से पूछा जिसने उसे अभी अभी आमंत्रित किया था। हाँ, क्या पांचवा मास्टर सी वू से मिलने नहीं आया था? क्यों वह अंदर नहीं आया? सु सोंग यान इतना भ्रमित नहीं था कि वह सोचे कि पांचवा मास्टर लू यहाँ सिर्फ उससे बात करने आया था। वह स्पष्ट रूप से सी वू को देखना चाहता था, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी उन दोनों के बीच के रिश्ते को देख सकता था। लेकिन जाने से पहले उसने उसका फिल्मांकन समाप्त होने का इंतजार क्यों नहीं किया? अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ, उसने उत्सुकता से अंगरक्षक से पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो? पांचवा मास्टर सिस्टर तू वो के साथ बहस कर रहा है ना? अंगरक्षक ने आज धूप का चश्मा नहीं पहना था। उसने आश्चर्य से सो सोंग नियन को देखा जैसे कि वह पूछना चाहता था कि उसे क्यों पता था, लेकिन उसके पेशेवर नैतिकता ने उसे बताया कि वह मास्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी की उस नज़र ने उसे धोखा दे दिया था। इसलिए सोंग नियन मुस्कुराया, मैं समझता हूँ, मैं बकवास बातें नहीं करूँगा, चिंता मत करो। ऐसा लगता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं। पांचवें मालिक को शायद अपनी बेटी की इतनी याद आई होगी कि वह कार चुराकर यहाँ ले आया। तुमने यह मध्यस्थता उसके जैसे बाहरी व्यक्ति के भरोसे क्यों छोड़ दी? वह तो मिलना जुलना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि संघर्ष छोटा नहीं है। जितना अधिक सु सोंग्यान ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह उचित है। मिस सु के दिल में ल्यूकंगो परिवार की छवि अनजाने में ही गिर गई। यह पता चलता है कि यद्यपि वह मृत्यु का देवता है, प्रेम का सामना करते समय वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह डरपोक और भयभीत रहता है। अंगरक्षक अवाक रह गया जब उसने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। समझे? वह नहीं समझा और समझना नहीं चाहता था। सोंग घियन ने सोचा कि वह स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गई है, इसलिए उसने उसे अब और परेशान नहीं किया। वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गई। तभी उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आई। तो क्या उसे सी वू को लू वू जिया के यहाँ आने के बारे में बताना चाहिए?